वेलकम टू ओम अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हम टॉपिक रखेंगे वो इकोनॉमिक्स से रखेंगे। अभी क्या हुआ, आरबीआई ने, रिज़र्व बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट किया है कि हम 99,000 लगभग 99,000 करोड़ किसे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब हमें देखना है कि आरबीआई क्यों पैसे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या कारण है, ये पैसा खुद कहाँ से कमाती है और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे इस लेक्चर में। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बता दो, अगर आपको कहीं लिखा दिखा है फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे 20 लिखा है, तो इसका मतलब आप याद कर लीजिए ये उस साल की बात कर रहे हैं कि 2020 में जो एंड होगा। फॉर एग्जांपल जो जून 2020 तक हुआ है, यानी पिछले जुलाई 2020 से 2019 से लेके जो जून 2020 तक हुआ है उसकी बात किस में होती है, फाइनेंशियल ईयर 20। तो 20 का मतलब जो लास्ट में यहाँ पे है ना, यानी उसके जून के महीने तक बात हो रही है। ये बात समझ गए आप। तो अगर मैं कहूँ आपको फाइनेंशियल ईयर 15, तो इसका मतलब समझ जाना कि जो जून के महीने 2015 तक जो ट्रांजैक्शन हुई होगी आरबीआई की, वो फाइनेंशियल ईयर 2015 में गिनी जाएगी। यानी जुलाई 2014 से लेके जून 2015 तक वो फाइनेंशियल ईयर 15 में। ये आपको फाइनेंशियल ईयर बताना है, यही पता नहीं लगता ज़िंदगी भर ये बातें। अब हम देखते हैं कि आरबीआई का हिसाब कैसे होता था और गवर्नमेंट का हिसाब क्या होता था। देखिए, आरबीआई आपको पता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में बना था। ठीक है, इसको जो गवर्न करता है वो है आरबीआई एक्ट 1934। तो इसी एक्ट के अंदर लिखा गया है कि आरबीआई को हर साल कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और उसी पैसे को हम क्या कह देंगे, डिविडेंड। यानी आरबीआई को हर साल कुछ पैसा शेयर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ही सारी देख रेख रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसिस की। देखिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है सब बैंक सिस्टम से जाती है सैलरी, तो आरबीआई सबको हैंडल करता है, सारे बैंक्स को। तो इसको मैनेजमेंट है सारे बैंकिंग सेक्टर की, तो इसको एज अ गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी जॉब दे रखी है, तो इसको भी हर साल गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने होते हैं। तो वही होता है कि कितने पैसे देने होते हैं। तो इस साल इसने 99,000 करोड़ दिए हैं लगभग। अब एक बात समझिए और आप, 2020 से पहले क्या था, जो आरबीआई काम करती थी उसके लिए जो अकाउंटिंग ईयर था, यानी जो उसके लिए एक पूरा साल बैठता था, वो जुलाई और जून के महीने में होता था। यानी किसी भी साल की जुलाई से शुरू होकर अगले साल की जून तक क्या रहता था, उसका फाइनेंशियल ईयर। किसका, आरबीआई का। तो आरबीआई का जो हिसाब किताब होता था वो लगभग 30 जून को होता था जाके लास्ट में। ठीक है, फिर अगला साल शुरू हो जाता था उसका। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए हमेशा ऐसा होता है कि जो उसका आखिरी वर्किंग डे होता है वो मार्च का महीना होता है। कहते हैं ना 31 मार्च से पहले पहले सब कुछ करा लीजिए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होता है। तो 2020 से पहले तो ये था कि आरबीआई के लिए जुलाई से जून तक था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्रैल से मार्च तक था। ये बात समझ गए आप। लेकिन फिर क्या होता है, 2020 में अमेंडमेंट हुई है कि आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंटिंग मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के साथ मैच कर दिया जाए। यानी अब आरबीआई का भी अकाउंटिंग ईयर क्या होएगा, अप्रैल से मार्च आने वाले साल में। देखिए, अभी इस बात को समझाता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 19 का मतलब क्या है कि जो जून 2019 में एंड हुआ होगा, यानी जो जुलाई 2018 से लेके जून 2019 तक, तो इस बीच में आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया है, वो है 1.76 लाख करोड़। भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा दिया था यहाँ पे आरबीआई ने। फिर फाइनेंशियल ईयर 20 की बात क्या होगी, यानी जो जून 2020 में एंड होगा, इतना आप समझ गए होंगे। तो उस साल में आरबीआई ने कितने पैसे दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, लगभग 57,000 करोड़। ठीक है, और इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21 का मतलब क्या है, जो होना क्या चाहिए था कि जो जून 2021 में एंड हो। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि 2020 में एक अमेंडमेंट हुई है जिसमें आरबीआई का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर के इक्वल कर दिया गया है। यानी अब यहाँ पे जून ना होके क्या कर रखा है कि यहाँ पे जो मार्च 2021 में एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर। देखिए, यूजुअली क्या था कि जून से जुलाई चलता था आरबीआई का सिस्टम, ये बताया फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, यहाँ पे भी जून से जुलाई था, यहाँ पे भी जून से जुलाई था। लेकिन मैंने बताया कि 2020 के बाद अमेंडमेंट हुई। 2020 की जो जुलाई थी
उस महीने में एक अमेंडमेंट कर दी गई कि जो आरबीआई का अगला अकाउंटिंग ईयर होगा वो मार्च तक जाएगा, न कि जुलाई तक। समझ गए बात? तो इसलिए अगर फाइनेंशियल ईयर 21 लिख रहा है तो इसका मतलब वो 31 मार्च 2021 तक का हिसाब दे रहा है। तो यानी ये लगभग कितने हो गए, 9 महीने। तो आरबीआई ने इन 9 महीनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 99,000 करोड़ रुपए दिए हैं। भाई आशा करता हूँ आपको इतनी बात ये समझ में आई होगी। किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये पैसे दिए जाते हैं, वो है आरबीआई एक्ट 1934। अब अगली बात देखते हैं एक बात कि आरबीआई से सरकार ने खुद कितना पैसा मांगा था 2021 के लिए, यानी मार्च 2021 तक के लिए। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने कहा था कि हमें 53,000 करोड़ दे दो, लेकिन फिर भी आरबीआई ने उसे 99,000 करोड़ दिए, क्योंकि आरबीआई के पास सरप्लस पैसा है इस टाइम, पैसा ज़्यादा है। ज़्यादा क्या, उसने अपने सरप्लस में से दिया। और क्यों दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस टाइम बहुत कम पैसा है। भाई ये एस्टीमेट जो इसने कहा था ना इतने करोड़ दो मुझे, ये तब था जब सेकंड पेंडेमिक नहीं आया था। लेकिन अब आरबीआई को दिख रहा है कि सरकार काम नहीं कर पा रही ढंग से, तो इसने खुद अपने आप से ही ज़्यादा पैसा दे दिया। ठीक है भाई, यही बातें सारी वहाँ पे बताइए कि कैसे जून से जुलाई की जगह अब अप्रैल से मार्च तक हो गया फॉर्मेट आरबीआई ने, जो अपना ट्रंकेटिंग द फाइनेंशियल ईयर टू 9 मंथ पीरियड, ये बात इसमें थी। अब अगली बात कि आरबीआई के पास इतना एक्स्ट्रा पैसा आता कहाँ से है। देखो दो तरीके से आ सकता है भाई, तरीके बहुत हो सकते हैं, मैं मेनली दो बता रहा हूँ आपको। एक क्या है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है हमारे देश में, यानी एफडीआई कहते हो, यानी बाहर से कंपनी आके वो डॉलर लेके आती है। और उनको अगर भारत में कोई बिजनेस खोलना है तो उन्हें क्या चाहिएगा, रुपीज़ चाहिए। तो वे क्या करती है, वो डॉलर देती है आरबीआई को और आरबीआई से पैसे ले लेती है, इंडियन रुपीज़। तो आरबीआई के पास काफ़ी सारे डॉलर हो जाते हैं। तो इन डॉलर्स को आरबीआई, यही यही क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बाहर के लोग डॉलर लाते हैं और आरबीआई से पैसा ले लेते हैं। तो आरबीआई के पास बहुत सारे डॉलर हो जाते हैं। ठीक है, फिर इस पैसे पे आरबीआई बहुत सारा इंटरेस्ट कमाता है, यानी जैसे ब्याज ब्याज मिलता है इसको, इस पैसे पे कमाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसको लैंड कर दिया, इससे पैसे कमा लिए। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉफिट क्या आरबीआई कमाता है। अब दूसरा तरीका एक और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब इस बंदे ने डॉलर के बदले पैसे लिए थे, तो मान लो उस टाइम $1 की वैल्यू 70 रुपये थी। तो आरबीआई को 70 रुपये देने पड़े थे $1 के बदले। लेकिन अगर पैसे की वैल्यू घट जाए समय के साथ और $1 की वैल्यू 80 रुपये हो जाए, तो आरबीआई के पास जितने डॉलर थे, अगर वो उन डॉलर के बदले अब पैसे लेगा तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये देख रहे हो आप, पहले उसे $1 के 70 रुपये देने पड़े थे, लेकिन अगर वो आरबीआई अब डॉलर को वापस करना चाहता है तो उसे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। $1 में 10 रुपये का मुनाफा हो गया। तो इस मुनाफे को भी आरबीआई अपने डिविडेंड के तौर पे यूज़ कर सकता है, सरकार को देने के तौर पर। समझ के इतनी बात, यही लिखा है कि इस साल 81 बिलियन का हमारे पास क्या आया, एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसके ऊपर भी सरकार ने काफ़ी सारा पैसा कमाया है। ये रहा कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से भी काफ़ी सारा पैसा सरकार ने कमाया है। इतनी बात समझ के अब ये कहना चाहता है कि सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट प्रोवाइड द मच नीडेड बफर टू द गवर्नमेंट्स फाइनेंसिस। बफर होता है यानी आपको सेंट्रल सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मौका मिल रहा है कि वो अपने खर्चे उठा सके, यानी उन्हें एक कहते हैं ना, अगर किसी मुसीबत में फंस गए हो तो उस मुसीबत से बचा रहा है। आरबीआई बचा रहा है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे लिखी है कि उसने 2 साल पहले इतने लाख करोड़ दिए थे, जो मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1.76 लाख करोड़ रुपए दिए थे। और अब कहना चाहता है कि जब आरबीआई पैसा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसको एक चीज़ मेंटेन करनी होती है, वो होता है कंटीजेंसी रिजर्व। अब भाई ये क्या चीज़ है, ये होता है कि अगर मान लो देश में बहुत बड़ी विपदा आ जाए और पैसा ना रहे सरकार के पास, तो उस समय पे आरबीआई के पास जो एक्स्ट्रा पैसा रखा है वो काम आता है। तो आरबीआई को अपने पास एक रिजर्व रखना पड़ता है पैसों का, और वो रिजर्व कितना है, 5.5% ऑफ ओवरऑल साइज ऑफ बैलेंस शीट। यानी अगर आरबीआई पूरे साल में 100 करोड़ पैसे उसके पास आते जाते हैं, तो लगभग उसमें से 5.5 करोड़ वो अपने पास रखेगा कि अगर देश में कोई विपदा आ गई तो उसमें यूज़ हो जाए। अब ये लिमिट किसने दी थी, ये रिकमेंड करी थी बिमल जलान कमेटी ने। उसने कहा था कि जो कंटीजेंसी रिजर्व रेशो है, वो रिजर्व है, वो 5.5 से 6.5% के बैंड में होना चाहिए। लेकिन इस टाइम इंडिया का लोवेस्ट है, 5.5 है। तो यहाँ पर एडिटर कहना चाह रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो गया कि भाई
एकदम से डेंजर आ गया तो फिर कैसे आरबीआई इसके साथ डील करेगा। इसलिए उसे अपना जो कंटीजेंसी रिजर्व है वो इतना भी कम नहीं करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट में उसने कहा है कि जो ये पैसा है इससे सरकार अपनी वैक्सीनेशन कर सकती है, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर सकती है और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती है। तो देखिए भाई, मैंने कई दिनों बाद आर्टिकल डाला है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने मैं एफर्ट लगा रहा हूँ आप उतना उसको शेयर नहीं कर रहे हो। तो जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करोगे उस हिसाब से मैं आर्टिकल डालूंगा। अगर आप इसको ज़्यादा शेयर करोगे, अपने दोस्तों से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करवाओगे, भाई मेन अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ जिससे उनके पास अपने आप नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो उस हिसाब से मैं डालता रहूँगा। वरना मुझे भी क्या है, फिर मैं भी रोक दूंगा डालना। थैंक यू।